स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। आज जो डिस्कशन है इसमें से ज़्यादातर एग्जाम्स में 2 से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं। क्वेश्चंस रहते हैं कुछ इन पे बेस्ड। सबसे पहले बात करेंगे इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स की। ये तो अब तक हम जानते हैं प्रीवियस डिस्कशन के बेस पे कि डिवेंचर मतलब एक डेट होता है, एक लोन होता है कंपनी के लिए। बाई नेचर ये लॉन्ग टर्म होता है हमेशा, और जो डेट होता है इसका अंतर ये होता है बाकी डेट से कैसे अलग होता है ये कि कंपनी जब आम पब्लिक से लोन लेना चाहती है तो उसके पास ये रास्ता होता है कि या तो डायरेक्ट एक्सेप्ट करे तो उसको पब्लिक डिपॉजिट कहते हैं, या इसको इंस्ट्रूमेंट का एक रूप दे करके और मार्केट के थ्रू पैसा कलेक्ट करे तो उसको डिवेंचर बोलते हैं। डिवेंचर्स पे क्योंकि ये लोन है इसलिए इंटरेस्ट देना जरूरी होता है। कंपनी इंटरेस्ट पे करती है। कंपनी के लिए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है क्योंकि ये आवश्यक रूप से पे करना पड़ता है, चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो या ना हो। इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होता है? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी इसका चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट की तरह ही होता है। जैसे इंटरेस्ट जब ड्यू होता है, यानी कि साल के लास्ट में जब अकाउंट्स क्लोज किए जाते हैं तो उस समय ये देखा जाता है कि कंपनी के एक्सपेंसेस कितने हैं और कौन से हैं। उस समय पे डिवेंचर इंटरेस्ट को हम कंपनी का एक्सपेंस मान के डेबिट कर देते हैं कंपनी की बुक्स में। डिवेंचर इंटरेस्ट डेबिट टू इनकम टैक्स पेबल और टू डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट। जैसे कि मान लो टोटल डिवेंचर होल्डर्स का ब्याज बना 10,000 रुपये, तो कंपनी के लिए खर्च हुए 10,000 रुपये। अब क्योंकि ये रूल होता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का कि जिस इनकम पे टैक्स पेबल है वो इनकम जहां से जनरेट हो रही है वहीं पे उस संस्था को इस पे टैक्स डिडक्ट करके और सरकार के यहाँ जमा कर देना चाहिए। तो कंपनीज क्या करती हैं, जब ये लोगों को इंटरेस्ट देती हैं, इनको पता है ये इंटरेस्ट उन लोगों के लिए इनकम है और ये इनकम उनके लिए टैक्सेबल है, जिन लोगों को ये इनकम मिलेगी इंटरेस्ट की डिवेंचर पे। तो कंपनी कहती है कि आपकी इनकम 10,000 है, लेकिन चूंकि गवर्नमेंट ने हमको कह रखा है कि इस पे टैक्स काटना है तो हम 10% से इस पे टैक्स डिडक्ट कर लेते हैं, सरकार के लिए अलग रख लेते हैं ये। तो 10,000 में से इनकम टैक्स पेबल अगर मान लो हम ये एज्यूम कर लेते हैं 10% की दर है टीडीएस की, तो 1,000 रुपीज तो टैक्स के काट लिए जाएंगे कंपनी के द्वारा और 9,000 रुपये डिवेंचर होल्डर्स को देने के लिए रखे जाएंगे। तो ये मार्क कर दिए कि डिवेंचर होल्डर को केवल 9,000 ही मिलेंगे, बाकी 1,000 डिवेंचर होल्डर की इनकम में से हमने रख लिए और ये सरकार को हम टैक्स के रूप में दे देंगे। ये जो टैक्स का भार है ये इस पे पड़ेगा जो डिवेंचर होल्डर है, क्योंकि ये उसकी इनकम थी 10,000, उस पे लग रहा है। कंपनी के लिए तो टोटल 10,000 ही खर्च हो गया है। जब पेमेंट किया जाएगा इंटरेस्ट का डिवेंचर होल्डर को, उस समय एंट्री हो जाएगी जो डिवेंचर होल्डर को हमने पहले क्रेडिटियर बना दिया था, अपनी बुक्स में क्रेडिट कर दिया था। जब उसका हम पेमेंट कर देंगे तो एंट्री हो जाएगी डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, यानी कि ये जो 9,000 रुपीज की हमने एंट्री की है ये 9,000 रुपीज यहाँ पे पे कर दिए जाएंगे। इसके बाद ऐसे ही नेक्स्ट एंट्री जब करेंगे तो अगली एंट्री में हो जाएगा, नेक्स्ट एंट्री में पेमेंट ऑफ टैक्स करेंगे गवर्नमेंट को। 1,000 रुपये डिवेंचर होल्डर को दे दिए और अब 1,000 रुपीज जो बच गया था टैक्स का सरकार को देना, वो सरकार को जमा कराया जाएगा कंपनी के द्वारा। उसकी एंट्री हो जाएगी इनकम टैक्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो इस तरीके से 1,000 रुपीज गवर्नमेंट के अकाउंट में जमा कर दिए जाएंगे कंपनी की तरफ से। अब चूंकि कंपनी के लिए तो टोटल 10,000 खर्चा था, तो साल के लास्ट में जब कंपनी अपना एक्सपेंस स्टेटमेंट ऑफ P&L में रिकॉर्ड करेगी तो उस समय लिखेगी यहाँ पे 10,000। स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट को डेबिट करेगा पूरे 10,000 से एंड टू डिवेंचर इंटरेस्ट 10,000। डिवेंचर इंटरेस्ट एक नॉमिनल अकाउंट था, जब ड्यू हुआ था डिवेंचर उस समय ये डेबिट हुआ था। अब ये इंटरेस्ट ट्रांसफर कर दिया P&L अकाउंट के डेबिट में, यानी कि P&L में ये खर्चों में दिख गया 10,000 रुपया कंपनी की तरफ से। तो इस तरीके से इसकी एंट्री हम कर सकते हैं। नेक्स्ट इंटरेस्ट के बाद
अगला टॉपिक है इसी में, राइटिंग ऑफ डिस्काउंट या लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। डिस्काउंट का मतलब यहां पे है कि जब अगर कंपनी ने डिवेंचर इशू किए थे और डिवेंचर को इशू करते समय कंपनी ने कोई डिस्काउंट दी थी डिवेंचर होल्डर्स को, तो वो डिस्काउंट कंपनी के लिए एक लॉस होता है। इसके अलावा जो लॉस है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर भी इसको बोल सकते हैं, या इसको लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर भी बोल सकते हैं। लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर एक लार्जर टर्म है। इसको मैं यहाँ पे समझाता हूँ कि मान लो किसी कंपनी ने 100 रुपये का एक डिवेंचर इशू किया और लोगों से कहा कि ये जो 100 रुपये का डिवेंचर है इसके लिए आपको अभी 90 रुपीज़ ही देने हैं, 90 रुपीज़। तो कंपनी ने 10 रुपये की डिस्काउंट दे दी और कंपनी ने साथ ही साथ कहा कि जब हम ये आपको रिटर्न करेंगे इस डिवेंचर का पैसा तो हम आपको 110 रुपये देंगे, यानी कि रिडेम्पशन पे कंपनी 110 रुपये देगी। इस सिचुएशन को हम गौर से देखेंगे तो हमें पता चल रहा है कि डिवेंचर तो 100 रुपये का है लेकिन कंपनी को आज 90 रुपये मिल रहे हैं, तो कंपनी ने 10 रुपये का लॉस तो ये सहन कर लिया आज यहाँ पे। साथ ही साथ कंपनी कह रही है कि जब हम रिडीम करेंगे, पैसा रिटर्न करेंगे तो हम 110 देंगे। 100 रुपये का डिवेंचर है, कंपनी 10 रुपये फालतू देगी। कुल मिलाकर के कंपनी को जो लॉस है वो 10 रुपये से और बढ़ गया। तो कंपनी को जो लॉस हो रहा है वो हो रहा है टोटल 20 रुपये से। 10 रुपये है डिस्काउंट इशू के समय का और ये जो 10 रुपये है ये प्रीमियम है रिडेम्पशन के समय का जो कंपनी पे करेगी। कंपनी के लिए डबल लॉस हो रहा है। अब ये दोनों लॉस हैं, तो बुक्स में ज़्यादातर लिखने का तरीका ये होता है कि दोनों को अलग अलग ना लिख करके एक ही साथ हम बोल देते हैं लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर 20 रुपये का। तो अब यहाँ पे इसका ट्रीटमेंट, चाहे हमें कहीं पे डिस्काउंट दिया हो या लॉस ऑन इशू दिया हो, ये एक कंपनी के लिए कैपिटल लॉस है, पूंजीगत हानि है। पूंजीगत हानि जब कोई हो जाती है, कैपिटल लॉस जब हो जाता है, तो उसका तरीका ये होता है कि अगर कंपनी के पास कोई कैपिटल गेन अवेलेबल है तो वहां से इसको राइट ऑफ करना चाहिए। यानी कि कंपनी इसको राइट ऑफ कर सकती है सेक्शन 52 सबसेक्शन 2 के अकॉर्डिंग, जो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कंपनी को मिलता है। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कंपनी को तब मिलता है जब कंपनी कोई शेयर या डिवेंचर उसकी कीमत से ज्यादा रुपए में बेचती है, वो कंपनी के लिए कैपिटल गेन होता है। अब कंपनी इस कैपिटल गेन से इस कैपिटल लॉस को चार्ज कर सकती है, वसूल कर सकती है। अगर कंपनी के पास पहले से सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में कोई पैसा है तो इस कैपिटल लॉस को वहां से डायरेक्ट राइट ऑफ किया जा सकता है। लेकिन अगर ये जो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का पैसा है ये इनएडिकेट है, अपर्याप्त है, या मान लो नहीं है, तो फिर ये जो लॉस है, लॉस ऑन इशू या डिस्काउंट ऑन इशू, जो भी लॉस है जैसा भी, उसको हम रेवेन्यू प्रॉफिट से चार्ज कर सकते हैं। यानी कि उसको हम सीधे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में खर्चा दिखा सकते हैं। इसको हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इसका कैसे करेंगे, इसको यहाँ पे देख सकते हैं। इस एंट्री के माध्यम से जर्नल एंट्री बनेगी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। हमारे पास जो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व पहले से अवेलेबल है, स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट। अब अगर इससे पूर्ति नहीं पड़ रही है हमें राइट ऑफ करने में, तो स्टेटमेंट ऑफ P&L से चार्ज कर लेंगे और एंट्री हो जाएगी टू डिस्काउंट या लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर। क्योंकि डिस्काउंट या लॉस जो होता है वो बाय नेचर डेबिट होता है, तो जब ये डिस्काउंट हुआ था या लॉस हुआ था तो कंपनी ने इसको अपनी बुक्स में डेबिट कर दिया था। आज कंपनी इसको खत्म कर रही है अपनी बुक्स से, तो इसको क्रेडिट कर देगी और ये खर्चा कंपनी ने डाल दिया या तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के नाम पे, यानी कि यहाँ से पैसा कम कर दिया, या स्टेटमेंट ऑफ P&L से। इसके लिए मैं छोटा सा एक एग्जांपल रखता हूँ, क्लियर हो जाएगा। जैसे ऊपर वाले केस में हमने टोटल 20 रुपये का लॉस कैलकुलेट किया था कि 10 रुपये डिस्काउंट हो रहा था और 10 रुपये कंपनी रिडेम्पशन पे प्रीमियम दे रही थी। इस तरह कंपनी को जो टोटल लॉस था वो 20 रुपये का हुआ। कंपनी ने अपने अकाउंट्स में चेक किया कि क्या कंपनी के पास पुराने कोई रिजर्व रखे हुए हैं सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, तो कंपनी को पता चला कि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में 15 रुपये ऑलरेडी हमारे में हैं। तो कंपनी क्या करेगी, ये सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का जो बैलेंस होता है वो क्रेडिट होता है बाय नेचर, तो ये 15 रुपये उसको डेबिट कर देंगे। ऐसा करने से सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व डेबिट होने से खत्म हो जाएगा 15 रुपये से, और ये 15 रुपये की डिस्काउंट को हम यहाँ पे चार्ज कर पाएंगे।
तो 15 रुपए का जो डिस्काउंट या लॉस है ये तो हमने रिजर्व से चार्ज कर लिया, ये खर्चा था हमारा उसको क्रेडिट करके खत्म कर दिया, ये हमारा रिजर्व था इसको डेबिट करके खत्म कर दिया। अब बच गए 5 रुपए और बच गए हमारा लॉस। तो ये 5 रुपए का ये तरीका है कि अब हमारे पास जो बच जाएगा उसको हम सीधे स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट से ले सकते हैं। तो 5 रुपए से स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट को डेबिट कर देंगे। इस तरह कुल मिला करके हमारा जो लॉस है वो 15 रुपए पहले और 5 रुपए अब, ये कुल मिला करके 20 रुपए से क्रेडिट करना होगा हमको। 15 रुपए से रिजर्व को डेबिट कर दिया और 5 रुपए से पी एंड एल को डेबिट कर दिया, मतलब पी एंड एल में खर्चा लिख दिया 5 रुपए। तो इस तरीके से हम ये एंट्री कर सकते हैं। यहाँ पे हम इन दोनों को ना लिख करके अल्टीमेटली टोटल 20 रुपए लिखते हैं। ये केवल कैलकुलेशन के लिए मैंने यहाँ पे नोट किया था। एंट्री जब करते हैं तो इस तरीके से होती है। इसके बाद अब अगला टॉपिक जो है ये है रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। तो रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर का मतलब क्या होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि डिबेंचर एक लोन होता है। अब जब लोन है तो उसकी वापसी भी निश्चित है। जब इस पैसे को कंपनी वापस करती है, जो डिबेंचर होल्डर है उनका पैसा रिटर्न करती है, तो उसको हम कहते हैं, उस सिचुएशन को हम कहते हैं रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, यानी कि डिबेंचर की वापसी। रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर का मीनिंग हुआ, अब टाइम ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, कब रिडीम करना पड़ेगा। जनरली डिबेंचर्स को रिडीम किया जाता है उनके ड्यू डेट पे। अगर हमने 5 साल के लिए डिबेंचर इशू किए तो 5 साल बाद उसकी ड्यू डेट आ जाएगी और उसको पे करना पड़ेगा। हालांकि एक कंपनी इसको रिडीम कर सकती है डिबेंचर को मैच्योरिटी डेट से भी पहले, अगर कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में इस चीज का प्रावधान है तब। इसके बाद है सोर्स ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, यानी कि जब डिबेंचर रिडीम किए जाएंगे, उनका पैसा रिटर्न किया जाएगा, तो वो पैसा कहाँ से कंपनी अरेंज करेगी, उसका स्रोत क्या होगा। तो उस पैसे को रिडीम करने के लिए कंपनी के पास 2 रास्ते हैं। या तो कंपनी रिडीम कर सकती है डिबेंचर्स को आउट ऑफ कैपिटल, या रिडीम कर सकती है आउट ऑफ प्रॉफिट। आउट ऑफ प्रॉफिट रिडीम करने का मतलब पहले समझेंगे, फिर आउट ऑफ कैपिटल का। आउट ऑफ प्रॉफिट रिडीम करने का मतलब है कि कंपनी के पास प्रॉफिट रखे हुए हैं और उन प्रॉफिट्स में से कंपनी उन प्रॉफिट के पैसे में से अपने डिबेंचर्स को रिडीम कर दे, यानी कि उनका पैसा पे कर दे। अब ऐसा संभव नहीं होता है हर केस में कि कंपनी के पास डिबेंचर्स की जो राशि रहती है वो जनरली लार्ज रहती है और उतने लार्ज प्रॉफिट कंपनी के पास बचे रहें। तो इसका एक तरीका होता है कि कंपनी चाहे तो प्रॉफिट्स में से हर साल कुछ पैसा बचा के रख सकती है, और हर साल कुछ पैसा बचा के रखेगी तो उसको डिबेंचर्स के लिए स्पेशल वो पैसा रहे, मिसयूज ना हो, इसलिए कंपनी के पास ऑप्शन रहता है कि वो इस नाम पे एक रिजर्व बना सकती है, जिसको हम डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व कहते हैं। तो कंपनी डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व बना सकती है, या कंपनी सिंकिंग फंड बना सकती है। सिंकिंग फंड को डिबेंचर रिडेम्पशन फंड भी हम बोल सकते हैं। अब डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व या सिंकिंग फंड में क्या अंतर हो सकता है, यानी कि जो डिबेंचर रिडेम्पशन फंड भी इसको बोल सकते हैं, डिबेंचर रिडेम्पशन फंड में क्या अंतर है। तो जो डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व था और फंड था, उसमें अंतर ये है, अगर कंपनी अपने प्रॉफिट के पैसे को बचा लेती है, यानी कि प्रॉफिट में से पैसा इस रिजर्व में ट्रांसफर कर देती है, लेकिन इस पैसे को कहीं बैंक में नहीं रखती है या किसी बाहर की किसी संस्था में इन्वेस्ट नहीं करती है, तो ये इस कंपनी में ही ये पैसा बना रहेगा। उस समय हम इसको DRR डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व कहेंगे। लेकिन कुछ कंपनी ज्यादा प्रूडेंसी का परिचय देते हुए, टू बी प्रूडेंट, वो क्या करती हैं कि जो पैसा उन्होंने रिजर्व का बचा के रखा कि ये पैसा सुरक्षित रहे, इसलिए संस्था में ना रखकर बाहर की किसी सिक्योरिटीज में लगा देते हैं, किसी बैंक में FD कर देंगे या अन्य कोई इंस्ट्रूमेंट खरीद सकते हैं। तो जब हम कंपनी में बचाए गए रिजर्व को बाहर कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं तो उसमें परंपरा ये है कि ऐसे रिजर्व को अब हम फंड बोल देते हैं, और इस कारण से इसको डिबेंचर रिडेम्पशन फंड बोल दिया जाता है। अब जब कंपनी प्रॉफिट में से रिजर्व बनाए, चाहे वो डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व बनाए, तो ऐसे केस को हम कहते हैं कि आउट ऑफ प्रॉफिट रिडेम्पशन हुआ, यानी कि कंपनी ने अपने प्रॉफिट्स में से पैसे बचाए और उस पैसे से अपना काम चलाया, तो उसको हम कहते हैं आउट ऑफ प्रॉफिट रिडेम्पशन। लेकिन अगर कोई कंपनी प्रॉफिट्स में से पैसा नहीं बचाती है
तो उसके बाद कंपनी जो अवेलेबल रिसोर्स होती है उन्हीं में से पेमेंट कर देती है, चाहे कंपनी के पास कोई भी काम का कैश रखा हुआ था, या कंपनी किसी एसेट को बेच करके अरेंजमेंट करती है, या कंपनी नई सिक्योरिटी इशू करके अरेंजमेंट करती है। जो भी केस होगा, अगर प्रॉफिट नहीं बचाया है तो उसको हम कहते हैं आउट ऑफ कैपिटल रिडेम्पशन। आउट ऑफ कैपिटल रिडेम्पशन इसलिए कहते हैं क्योंकि कंपनी की जो वर्किंग कैपिटल है अवेलेबल वो कम हो जाएगी इससे। तो आउट ऑफ कैपिटल रिडेम्पशन जब होता है तो ये कंपनी के फाइनेंशियल सेहत के लिए अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि कंपनी के फंड्स की कमी हो सकती है। तो अब कोई कंपनी आउट ऑफ प्रॉफिट रिडीम करे या आउट ऑफ कैपिटल रिडीम करे, ये कैसे तय होगा? तो इसके बारे में कुछ प्रावधान है। जनरली कोई कंपनी प्योरली आउट ऑफ कैपिटल रिडीम नहीं कर सकती है। प्योरली का मतलब हुआ 100%, ऐसा संभव नहीं है। उसके लिए लीगल रिस्ट्रिक्शंस हैं जिनके बारे में अभी हम नीचे डिस्कस करेंगे। तो जब उन रिस्ट्रिक्शंस का पालन करेगी कंपनी तो आउट ऑफ कैपिटल तो वो रिडीम कर ही नहीं पाएगी, तो कुछ ना कुछ उसे अपने प्रॉफिट्स में से रखना होगा। अब ऐसा भी मुश्किल होता है कंपनी के लिए कि 100% प्रॉफिट में से अरेंजमेंट कर पाए इस पैसे का। तो होता क्या है जनरली कि कुछ पैसा तो कंपनी प्रॉफिट में से रिजर्व बना के रख लेती है डिवेंचर्स को रिडीम करने के लिए, और कुछ पैसा ऐसा होता है जिसका वो अरेंजमेंट नहीं कर पाती है प्रॉफिट्स में से, तो वो बाकी आउट ऑफ कैपिटल रह जाता है। कुल मिलाकर के बात ये है फाइनल कि डिवेंचर्स का रिडेम्पशन मिक्स तौर पे होता है। जनरली कुछ पैसा आउट ऑफ प्रॉफिट रिडीम होता है और कुछ पैसा आउट ऑफ कैपिटल होता है। जैसे कोई कंपनी अगर 5 लाख के डिवेंचर्स को रिडीम कर रही है, मान लो अगर वो 2.5 लाख का DRR बनाती है, तो इसका मतलब 50% यानी कि 2.5 लाख तो आउट ऑफ प्रॉफिट रिडेम्पशन है और बाकी बचा 2.5 लाख आउट ऑफ कैपिटल रिडेम्पशन है। नेक्स्ट इसी में टॉपिक है अब डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट। दरअसल डिवेंचर्स को जब रिडीम करती है कंपनी तो उसको ह्यूज फंड्स की जरूरत होती है। तो ऐसा हो सकता है कि कंपनी को फंड पूरा करने में प्रॉब्लम हो जाए, इसलिए एक प्रोविजन किया गया है। इससे रिलेटेड प्रोविजन ये किया गया है कि कोई भी कंपनी जिस साल अपने डिवेंचर्स को रिडीम करेगी, उस साल के पहले महीने की लास्ट डेट को, यानी कि 30 अप्रैल को, इसको ऐसे समझें कि अगर कोई कंपनी डिवेंचर्स को रिडीम करने वाली है करंट ईयर में, और करंट ईयर जो अभी चल रहा है उसको हम मान सकते हैं अभी जनवरी है, तो करंट ईयर जो अभी का है वो है 1 अप्रैल 20 से लेकर के, मैं केवल करंट ईयर की बात कर रहा हूं जो आज चल रहा है हमारे सामने, 1 अप्रैल 2020 से लेकर के 31 मार्च 21 तक ये जो ईयर चल रहा है ये करंट ईयर है। इस करंट ईयर में यहां तक यानी कि 31 मार्च 2021 तक अगर कोई डिवेंचर रिडीम होना है तो रूल ये है कि उस कंपनी को इस फाइनेंशियल ईयर के पहले महीना, तो पहला महीना इस फाइनेंशियल ईयर का है अप्रैल, और अप्रैल पहले महीने की लास्ट डेट यानी कि 30 अप्रैल। मतलब अगर इस फाइनेंशियल ईयर के बीच में कभी भी 31 मार्च 2021 तक डिवेंचर रिडीम करने हैं जितने रुपए के, तो रूल ये है कि उस टोटल अमाउंट का जिसको रिडीम करने वाले हैं इस फाइनेंशियल ईयर में, उसका कम से कम, यहाँ पे लिखा है नॉट लेस देन, मतलब इससे कम नहीं होना चाहिए। ज्यादा तो कर सकती है कंपनी, चाहे तो 100% इन्वेस्ट करके रख ले कहीं पे, लेकिन कम से कम 15% पैसा जरूर उसको इन्वेस्ट करना होगा कहीं पे। मतलब ये लगाओ कि जैसे मान लो 31 मार्च 2021 को किसी कंपनी को 1 लाख डिवेंचर का पैसा रिडीम करना है, 1 लाख रुपए, तो 1 लाख रुपए का 15% यानी कि कम से कम 15,000 रुपए 30 अप्रैल तक इस कंपनी को अपने यहां से बाहर निकाल करके इन्वेस्ट करना होगा कहीं पे। इन्वेस्ट किसी नेशनलाइज्ड बैंक में कर सकती है या जो गिवन इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें कर सकती है। उनमें जो पैसा इन्वेस्ट करेगी वो कम से कम 15% करेगी, ताकि इतनी लिक्विडिटी तो कंपनी के पास बनी रहे कि जब एक्चुअल में जब पैसे की पेमेंट करें तो इस इन्वेस्टमेंट को कंपनी बेच देगी और इस पैसे को भी पेमेंट में यूज कर लेगी। ये केवल एक सिक्योरिटी के वजह से है कि कम से कम कुछ पैसा हमारे पास लिक्विडिटी बना रहे, उस समय पे लिक्विडिटी की कोई प्रॉब्लम नहीं आए। तो DRI के बाद अगला जो महत्वपूर्ण टॉपिक होता है डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व के बारे में भी प्रावधान किया गया है कि जब कोई कंपनी, अभी हमने DRI तो इन्वेस्टमेंट की बात थी, यानी कि कहीं इन्वेस्ट करना है पैसा। जो DRR है डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, इसके लिए ये कहा जाता है कि जरूरी नहीं है कि आप बाहर इन्वेस्ट करें, इसके लिए जरूरी नहीं है बाहर इन्वेस्ट करें। हम अभी जो डिस्कस कर रहे थे ऊपर
कि आउट ऑफ प्रॉफिट रिडेम्पशन, जब कोई कंपनी आउट ऑफ प्रॉफिट रिडेम्पशन करती है, आउट ऑफ प्रॉफिट यानी कि लाभों में से रिडीम करती है पैसा। लाभों में से रिडीम करने का मतलब कंपनी ने प्रॉफिट अर्न किए और कुछ पैसा बचा के रखा, और जो पैसा बचा के रखा उसी से डिबेंचर्स को रिडीम करने वाली है। तो उसका प्रोसेस ये होता है कि प्रॉफिट के पैसे से इस काम के लिए एक रिजर्व बनाती है, केवल इसी काम के लिए, डिबेंचर्स को रिडीम करने के लिए। तो डिबेंचर्स को रिडीम करने के लिए जो रिजर्व बनाती है उसको डीआरआर कहते हैं। ये पैसा कंपनी के पास ही रहता है, ये भी फ्री रिजर्व भी होता है। जब डिबेंचर रिडीम हो जाते हैं तो कंपनी इस रिजर्व को कहीं यूज कर सकती है। तो डीआरआर के बारे में सेबी क्या कहता है और कंपनीज एक्ट के रूल क्या कहते हैं, इन दोनों को हम पढ़ेंगे। सेबी जो कहता है, पहले इसके रूल समझते हैं। सेबी कहता है कि किसी कंपनी को डीआरआर क्रिएट करना होगा उन डिबेंचर्स के बारे में जिनकी अवधि 18 महीने से ज्यादा है। यानी कि अगर कोई डिबेंचर 18 महीने से ज्यादा के लिए इशू किए गए हैं तो उसके लिए डीआरआर बनाना कंपलसरी है, और 18 महीने के से कम है तो सेबी के अनुसार उनके लिए डीआरआर बनाना कोई जरूरी नहीं है। इसके बाद दूसरी कंडीशन है सेबी की कि कंपनी को डीआरआर मस्ट क्रिएट करना होगा, बनाना होगा अप टू 50% ऑफ अमाउंट ऑफ डिवेंचर इशू बिफोर रिडेम्पशन कमेंस। यानी कि जिस दिन हम डिवेंचर्स का रिडेम्पशन शुरू करेंगे उससे पहले कम से कम 50% का डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व बन जाना चाहिए, इक्वलेंट टू। इससे ज्यादा तो 100% तो बना सकते हैं, आप पूरा बना सकते हैं, लेकिन कम से कम 50% जरूर बनाएंगे। इसको ऐसे समझें कि मान लो किसी कंपनी को 4 लाख रुपए के डिवेंचर रिडीम करने हैं, 4 लाख के, 4 लाख के, तो कम से कम उसको 50% डीआरआर यानी कि 2 लाख का तो डीआरआर बनाना ही चाहिए। अब ये 2 लाख का डीआरआर कब तक बनाना है, जब कंपनी का डिवेंचर्स का रिडेम्पशन शुरू होगा। अगर कंपनी पूरे 4 लाख एक ही बार में रिडीम कर दे रही है तो 4 लाख को रिडीम करने से पहले 2 लाख का डीआरआर होना चाहिए कंपनी के पास। अगर मान लो इसको ये कंपनी किस्तों में रिडीम करती है, 4 किस्तों में, 1 लाख, 1 लाख अगले साल, 1 लाख अगले साल और 1 लाख अगले साल, यानी कि फर्स्ट ईयर 1 लाख, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, 4 ईयर। अगर 1 लाख भी करती है तो महत्वपूर्ण बात यह है कि जो पहले साल के 1 लाख किए जाएंगे उससे पहले ये डीआरआर पूरा 2 लाख का बन जाना चाहिए। ये डीआरआर का रूल की बात कर रहे हैं हम। नेक्स्ट है विड्रॉल ऑफ डीआरआर, यानी कि जब डिवेंचर रिडीम होते हैं तो अब हम डीआरआर से विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन इसका रूल ये है कि विड्रॉल फ्रॉम डीआरआर तभी परमिसिबल होगा जब कंपनी कम से कम 10% डिवेंचर लायबिलिटी को रिडीम कर दे। 10% का मतलब है कि ये जो 4 लाख के डिवेंचर हैं कम से कम 40,000 के डिवेंचर रिडीम कर देगी, तब कंपनी उतना प्रोपोर्शनेट अमाउंट डीआरआर में से निकाल करके जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर सकती है। इसके अलावा सेबी का अलग एक प्रोविजन है, वो कहता है कि डीआरआर बनाने की जरूरत नहीं है ऐसी कंपनीज को जो इंफ्रास्ट्रक्चर के काम में लगी हुई हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के काम में लगी हुई हैं उनको भी जरूरत नहीं है, उन पे ये एप्लीकेबल नहीं होता है डीआरआर का रूल। ये तो हमने पढ़े सेबी के रूल। अब हम पढ़ेंगे कि कंपनीज एक्ट के जो रूल हैं, रूल 18 सब रूल 7 क्या कहता है इसके बारे में, डीआरआर के बारे में। कंपनीज एक्ट के रूल का मतलब है कि कंपनीज एक्ट के तहत ये भारत सरकार का मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को ये छूट है कि वो रूल फ्रेम कर सकता है। तो ये एमसीए के रूल हैं। ये क्या कहते हैं, एमसीए के रूल कहते हैं कि डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व के बारे में एक कंपनी को रिक्वायर होगा ट्रांसफर करना एडिकेट अमाउंट मतलब पर्याप्त राशि, ये कह रहे हैं हर साल, एवरी ईयर डीआरआर में। मतलब जब किसी कंपनी ने अपने डिवेंचर इशू किए, मान लो 4 लाख के इशू कर दिए, और ये 4 लाख के डिवेंचर मान लो कंपनी 5 साल बाद आफ्टर 5 ईयर्स रिडीम करेगी, तो ये रूल ये कहता है कि जब आपने इशू कर दिए उस समय से लेकर और जब आप रिडीम करेंगे उस समय तक कम से कम हर साल कुछ पैसा ट्रांसफर करते रहिए। कुछ पैसा, जरूरी नहीं कि वो समान हो, वो असमान भी हो सकता है, कम ज्यादा भी हो सकता है, कुछ पैसा आप डीआरआर में ट्रांसफर करते रहिए। और ये जो रिजर्व आप बनाएंगे डीआरआर, ये रिडेम्पशन जब शुरू होगा उससे पहले तक बन जाना चाहिए। इसके अलावा ये कहते हैं कि जो डीआरआर है कम से कम उसमें क्रेडिट बैलेंस होना चाहिए एटलीस्ट एन अमाउंट इक्वल टू 25%। तो ये कह रहे हैं, अब यहाँ पे ध्यान देने का है कि जो कंपनी रूल्स कह रहे हैं वो कह रहे हैं 25% कम से कम होना चाहिए। 25% मतलब 4 लाख के अगर डिवेंचर हैं तो इसका 25% यानी कि 1 लाख का आपका डीआरआर बन जाना चाहिए।
इसके अलावा ये कंपनी रूल्स कहते हैं कि क्रिएशन ऑफ डीआरआर इज नॉट मैंडेटरी फॉर, क्रिएशन ऑफ डीआरआर मैंडेटरी नहीं होगा इस केस में। पहला है अगर डिवेंचर फुल्ली कन्वर्टेबल है, अगर डिवेंचर फुल्ली कन्वर्टेबल है तो उस समय डीआरआर बनाना कंपलसरी नहीं है। फुल्ली कन्वर्टिबल डिवेंचर ऐसे डिवेंचर्स को कहते हैं जो डिवेंचर कुछ समय बाद पूरी तरह से शेयर में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो क्योंकि वो शेयर में कन्वर्ट हो जाएंगे तो कैश देना ही नहीं पड़ेगा कंपनी को, और जब कैश देना ही नहीं पड़ेगा तो कंपनी को रिजर्व बना के रखने की भी जरूरत नहीं है। इसके अलावा इसी में छूट दी गई है कंपनी रूल्स में भी, एक तो कन्वर्टिबल डिवेंचर के लिए बनाने की जरूरत नहीं है, दूसरा डिवेंचर्स इशूड बाय ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस रेगुलेटेड बाय आरबीआई, ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो ऑल इंडिया लेवल के हैं और आरबीआई के द्वारा रेगुलेटेड हैं। इसके अलावा बैंकिंग कंपनीज को, यानी कि जो बैंक होते हैं, उनको भी अपने डिवेंचर्स के लिए डीआरआर बनाने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज को भी जरूरत नहीं है जो कि रजिस्टर्ड हैं आरबीआई के साथ ऑन प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस, या प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पे जो डिवेंचर इशू करती हैं उनको भी डीआरआर बनाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है अब मेथड ऑफ रिडेम्पशन, यानी कि रिडेम्पशन के मेथड क्या होंगे। तो रिडेम्पशन के मेथड के बारे में देखेंगे अभी। जब कंपनी रिटर्न करेगी या रिफंड करेगी ये पैसा तो कौन कौन से मेथड अपना सकती है। सबसे पहला पेमेंट इन लंप सम, यानी कि सारा पैसा एक बार में ही वापस कर दे। 4 लाख के डिवेंचर थे और पूरा 4 लाख पैसा कंपनी इकट्ठा रिफंड कर दे लोगों को जिस भी दिन करे। पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट, यानी कि जब ये पैसा रिटर्न करे 4 लाख, ये एक बार ना करके किस्तों में करे, किस्तों में, यानी कि 1 लाख 1 लाख 1 लाख या 50-50 हजार कर सकती है। इवन कोई जरूरी नहीं है समान, ये असमान किस्तों में भी हो सकता है, कभी 1 लाख रिडीम कर देंगे, कभी 50 हजार रिडीम कर देंगे, तो कुल मिलाकर के किस्तों में हो सकता है। तीसरा है परचेज इन ओपन मार्केट। परचेज इन ओपन मार्केट का मतलब ये होता है कि जैसे कंपनी के डिवेंचर इशू होने के बाद शेयर मार्केट में, सेकेंडरी मार्केट में अवेलेबल होते हैं, कोई भी व्यक्ति खरीद लेता है, कोई भी व्यक्ति बेच लेता है। तो ये जो रूल है ये कहता है कि स्वयं कंपनी भी मार्केट में एक इन्वेस्टर बनके इन डिवेंचर्स को किसी से खरीद सकती है, और इन डिवेंचर्स को जब कंपनी खरीद लेगी तो इन डिवेंचर्स का स्टेटस ये होगा कि कंपनी के लिए ये डिवेंचर है, यानी कि लोन भी कंपनी के लिए है, और कंपनी ही इन डिवेंचर्स का होल्डर भी बन जाएगी, यानी कि कंपनी ही इन डिवेंचर्स का इन्वेस्टर भी बन जाएगा उस समय पे। तो क्योंकि ये डिवेंचर लोन भी कंपनी का है और इन्वेस्टर भी कंपनी ही बन गई है इनका, तो अब कंपनी इसको कैंसिल कर सकती है, लोन को इन्वेस्टमेंट से कैंसिल कर देगी। तो परचेज इन ओपन मार्केट के थ्रू भी रिडेम्पशन किया जा सकता है। इसके अलावा नेक्स्ट चौथा तरीका है कन्वर्जन इनटू शेयर्स और न्यू डिवेंचर्स। कंपनी चाहे तो अगर इशू की कंडीशंस में था और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन अलाउ करते हैं तो कंपनी इन डिवेंचर्स को कन्वर्ट कर सकती है शेयर्स में, ये भी एक ऑप्शन अवेलेबल रहता है। तो नेक्स्ट अब देखेंगे इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होगा अलग अलग केसेस में। सबसे पहले अगर रिडेम्पशन लंप सम में करते हैं, यानी कि जो 4 लाख रुपए है उसको एक मुश्त वापस अगर कर देते हैं तो एंट्री क्या होगी। अगर रिडेम्पशन एट पार पे होता है, डिवेंचर्स को अगर हम एट पार पे रिडीम करें, यानी कि 4 लाख के डिवेंचर थे और 4 लाख ही वापस करें, न ज्यादा न कम, तो एंट्री हो जाएगी डिवेंचर अकाउंट डेबिट 4 लाख, क्योंकि डिवेंचर लोन होता है, अब उसको हम कैंसिल कर रहे हैं तो उसको डेबिट कर दिया, खत्म हो जाएगा, और ड्यू कर देंगे ये पैसा डिवेंचर होल्डर्स को, टू डिवेंचर होल्डर्स 4 लाख। फिर ये पैसा जब एक्चुअल में पे करेंगे तो उस समय एंट्री हो जाएगी, एक्चुअल में जब ये पैसा हम पेमेंट करेंगे तो एंट्री हो जाएगी डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट 4 लाख और टू बैंक अकाउंट भी 4 लाख। अगर ये पैसा हम प्रीमियम पे, डिवेंचर्स को अगर हम प्रीमियम पे रिडीम करें तब क्या एंट्री बनेगी। अगर प्रीमियम पे रिडीम करेंगे तो डिवेंचर अकाउंट डेबिट होगा 4 लाख से, मान लो हम इसको 10% प्रीमियम पे रिडीम कर रहे हैं डिवेंचर्स को, तो 4 लाख पे तो डिवेंचर्स को हम कैंसिल करेंगे और 10% जो प्रीमियम देंगे उसके लिए हम लिखेंगे प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर 40,000। इसको प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन की जगह कई दफे केवल रिडेम्पशन प्रीमियम भी बोल दिया जाता है, एक ही बात है, रिडेम्पशन प्रीमियम डेबिट 4,40,000, और डिवेंचर होल्डर्स को हम पैसा ड्यू कर देंगे कुल मिलाकर के 4,40,000। इसके बाद जो नेक्स्ट एंट्री होगी उसमें एंट्री हो जाएगी डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 4,40,000 4,40,000।
नेक्स्ट देखेंगे रिडेम्पशन बाय पेमेंट एंड इंस्टॉलमेंट। रिडेम्पशन इंस्टॉलमेंट में करना। इंस्टॉलमेंट में रिडेम्पशन करने का मतलब होता है कि पूरे जो 4 लाख रुपए हैं इनको एक ही बार में इकट्ठे वापस ना करके किस्तों में वापस करना। जैसे अगर ये पैसा मान लो 4 लाख हम सालाना बेसिस पे करें, 1 लाख पहले साल, 1 लाख दूसरे साल, 1 लाख तीसरे साल, तो उसको कहते हैं रिडेम्पशन बाय पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट। जब इंस्टॉलमेंट में रिडेम्पशन करते हैं तो ये देखते हैं कि पहले किसको पैसा वापस किया जाए, तो उसके लिए एक तरीका अपनाया जाता है ड्रॉ ऑफ लॉट्स, यानी कि ड्रॉ निकाल दिया जाता है। जिस लॉट का ड्रॉ पहले आ जाता है उनका पैसा पहले दे देते हैं, दूसरों का बाद में। एंट्री इसमें भी सेम वही होती हैं जैसे लमसम में होती हैं। लमसम में एक बार हुई यही एंट्री, इसमें जितने भी बार अगर 4 किस्तों में देंगे तो यही दोनों एंट्री 4 बार होंगी। ये फर्क रहता है, बाकी सारा प्रोसेस सेम है। नेक्स्ट है रिडेम्पशन बाय परचेज इन ओपन मार्केट। ओपन मार्केट में परचेज करना और वहां से रिडीम करना। तो ये ओपन मार्केट से परचेज करने का मतलब होता है कि मार्केट में से कंपनी भी एक नॉर्मल इन्वेस्टर बन के डिवेंचर्स को खरीद लेती है। इसमें कैसे एंट्री होती है, जब कंपनी परचेज करेगी तो एंट्री होती है डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, डिवेंचर को कैंसिल करने की और टू बैंक अकाउंट पैसे की पेमेंट करने की। अगर इन पे प्रॉफिट हो गया है तो प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन को क्रेडिट करने की। इसको ऐसे समझें जैसे मान लो 4 लाख के डिवेंचर थे, कंपनी ने 4 लाख के, ये मैं डायरेक्ट एंट्री करता हूं और यहाँ पे डायरेक्ट एंट्री है ये, अदरवाइज बुक्स में इसकी 2 एंट्री भी हो सकती हैं, जिसमें पहली एंट्री हम कर देंगे ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट और दूसरी हो जाती है डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू ऑन डिवेंचर। ये इकट्ठी कर दी है मैंने, तो इसको आप समझ लेंगे। प्रॉब्लम होगी तो बाद में पूछ लेंगे कमेंट से, उसको बता देंगे फिर बाद में पीरियड के बाद, इसके बाद लेक्चर के बाद। ऑन परचेज डिवेंचर अकाउंट डेबिट, ये वैसे मैं यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ क्लियर करने की। डिवेंचर मान लो 4 लाख के डिवेंचर थे, अच्छा मार्केट में अप डाउन चलता रहता है, कंपनी ने देखा मौका देखा कि ये 3 लाख में मिल रहे हैं, कीमत गिर गई है डिवेंचर्स की, किसी भी कारण से शेयर मार्केट में मंदी आ गई तो गिर गई की कीमत, तो कंपनी ने जो 4 लाख के डिवेंचर थे स्वयं के अपने, वो 3 लाख में खरीद लिए। तो कंपनी एंट्री कर देगी डिवेंचर अकाउंट डेबिट 4 लाख, कंपनी अपना लोन जो डिवेंचर था वो 4 लाख का कैंसिल कर देगी एक ही बार में, और कंपनी को देने पड़े केवल 3 लाख, यानी कि टू बैंक लिखेगी 3 लाख। तो सीधी सी बात है कंपनी का तो 1 लाख रुपया बच गया। अगर कंपनी इनको आज नहीं खरीद के कैंसिल करती तो जब इनकी पेमेंट होती मैच्योरिटी पे तब तो पूरे 4 लाख ही देने पड़ते डिवेंचर होल्डर को, तो कंपनी को 1 लाख का बेनिफिट हो गया। और ये जो 1 लाख का प्रॉफिट हुआ है कंपनी को, ये एक कैपिटल गेन है। क्योंकि ये कैपिटल गेन है इसलिए एंट्री बनती है प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर डेबिट 1 लाख, और ये 1 लाख टू कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व में कंपनी इसको ट्रांसफर कर देगी क्योंकि ये एक कैपिटल गेन है। वैसे ही कंपनी इसको कभी कभी महंगा भी खरीद सकती है, कोई कारण ऐसा भी हो सकता है कंपनी महंगा खरीद ले, अगर, हालांकि ये रेयर केस होता है, कंपनी ज्यादातर तभी खरीदती है मार्केट से जब वो सस्ता मिल जाता है। लेकिन ये सिचुएशन ये भी बन सकती है, तो अकाउंटिंग एंट्री उसकी कैसे बनेगी, खाली ये देख रहे हैं। इसकी अकाउंटिंग एंट्री बनेगी डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट। जैसे मान लो 4 लाख के डिवेंचर थे, खरीदे, वो कैंसिल किए और 5 लाख में मिले हमको मार्केट से, तो हम करेंगे डिवेंचर अकाउंट डेबिट तो 4 लाख ही होगा, और 1 लाख का हमको लॉस हो गया, उसको लिखेंगे लॉस ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर डेबिट 1 लाख, और टू बैंक अकाउंट हमने दिए 5 लाख, तो 5 लाख से एंट्री हो जाएगी। नेक्स्ट है, अब ये जो लॉस है, जैसे प्रॉफिट था तो हमने उसको ट्रांसफर कर दिया था, कैपिटल रिजर्व बना दिया था, लेकिन ये लॉस है तो क्या करेंगे। अब जब ये लॉस होगा, हमारे पास कैपिटल गेन है तो वहां से चार्ज कर लेते हैं, अदरवाइज ये जो लॉस हुआ है इसको हम स्टेटमेंट ऑफ P&L से चार्ज करेंगे, और एंट्री होगी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। इसको लॉस को हमने कैंसिल कर दिया। नेक्स्ट तरीका होता है रिडेम्पशन बाय कन्वर्जन। रिडेम्पशन बाय कन्वर्जन का मतलब होता है कि हम डिवेंचर्स को इनको कैंसिल कर दें और बदले में नई कोई सिक्योरिटी इशू कर दें, शेयर या शेयर में इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस शेयर, इवन न्यू डिवेंचर भी हो सकते हैं। तो जब ऐसा करेंगे तो एंट्री बनेगी डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अगर शेयर में कन्वर्ट कर रहे हैं तो शेयर कैपिटल, जैसे मान लो 4 लाख के डिवेंचर थे और हम इसको कन्वर्ट करके 4 लाख के शेयर दे देते हैं, तो एंट्री हो जाएगी डिवेंचर में भी लिख देंगे 4 लाख, डिवेंचर जो थे वो 4 लाख के हम लिख देंगे टोटल, और शेयर जो थे, शेयर अगर टोटल हम 4 लाख के ही शेयर दे रहे हैं तो एंट्री हो जाएगी टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल लिख देंगे। अगर इक्विटी शेयर है तो इक्विटी शेयर कैपिटल में लिख देंगे 4 लाख, और अगर ये
प्रेफरेंस शेयर हैं तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में 4 लाख लिख देंगे। अगर न्यू डिवेंचर देते हैं तो यहाँ पे न्यू डिवेंचर लिख देंगे। डिवेंचर्स कूपन रेट के साथ लिखे जाते हैं, जैसे मान लो पुराने डिवेंचर थे 9%, तो हम लिखेंगे कि 9% डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट, 9% डिवेंचर्स को डेबिट कर देंगे। और मान लो नए डिवेंचर कंपनी इशू कर रही है 8% में हो जा रहे हैं, तो यहाँ पे शेयर कैपिटल की जगह हम न्यू डिवेंचर भी लिख सकते हैं 8% डिवेंचर। मान लो अभी मार्केट में मंदा चल रहा है तो कंपनी ने पुराने डिवेंचर जो थे वो कन्वर्ट कर दिए और 8% डिवेंचर में एंट्री हो गई। तो इस तरह भी हो सकता है। तो जैसा भी केस होगा इसकी एंट्री उस तरीके से हो सकती है। ज्यादातर ये जो कन्वर्ट किए जाते हैं ये इक्विटी शेयर में किए जाते हैं और उस समय एंट्री होगी टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब इसके अलावा एक बात और ध्यान रखने की है कि ये एट पार पे भी हो सकते हैं, जो शेयर इशू हैं ये प्रीमियम पे भी हो सकते हैं। तो उस समय प्रीमियम पे अगर होंगे तो वैसे कैलकुलेशन की जाएगी कन्वर्जन की। नेक्स्ट इसमें टॉपिक है, इससे रिलेटेड ही है, हालांकि थोड़ा अलग है पर ये भी आसान टॉपिक है, इसलिए थोड़ा सा इसी में इसको बढ़ा दे रहे हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए कंपनी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते क्या हैं? ऐसे सभी स्टेटमेंट जो फाइनेंस की इंफॉर्मेशन देते हैं वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहलाते हैं। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑब्जेक्टिव क्या रहता है? इसमें जो मेजर फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं P&L अकाउंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, इसके अलावा अन्य भी हो सकते हैं। लेकिन एक कंपनी को जो आवश्यक तौर पर तैयार करने पड़ते हैं, लिस्टेड कंपनी को कंपनीज एक्ट के अनुसार वो 3 मेजर स्टेटमेंट हैं, जिनमें बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और कैश फ्लो स्टेटमेंट आते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का? ऑब्जेक्टिव होता है फाइनेंस के बारे में इंफॉर्मेशन देना, कंपनी की जो कैपेसिटी, अर्निंग कैपेसिटी, उसके बारे में जानकारी देना, स्टेटमेंट ऑफ P&L के माध्यम से कैश फ्लोज के बारे में जानकारी देना, अन्य वो जानकारी देना जिससे मैनेजमेंट इफेक्टिव डिसीजन ले सके। इसके अलावा मेजर फाइनेंशियल स्टेटमेंट है बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट। बैलेंस शीट अभी जो नया कंपनीज एक्ट आया 2013 उसके बाद से कंपनी का जो बैलेंस शीट है और कंपनी का स्टेटमेंट ऑफ P&L है, दोनों का ही फॉर्मेट दिया गया है और किसी भी इंडिया में लिस्टेड कंपनी के लिए अनिवार्य है ये ही स्टेटमेंट फॉलो करने, यानी कि इस तरीके से इनको बनाया जाएगा जो फॉर्म दिया है। अभी जो नया कंपनीज एक्ट है ये केवल वर्टिकल फॉर्मेट देता है बैलेंस शीट का भी और स्टेटमेंट ऑफ P&L का भी, यानी कि हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट जो है वो एक कंपनी के लिए नहीं है। बाकी संस्थाएं हॉरिजॉन्टल अपना सकती हैं, लेकिन कंपनी को हर हाल में वर्टिकल फॉर्मेट में बनाना पड़ेगा और ये जो स्टेटमेंट मैं अभी दिखा रहा हूं यही स्टेटमेंट कंपनी को अपनाना होगा। सेम यही हेडिंग रहेंगी, यही सब हेडिंग रहेंगी। पहले बैलेंस शीट कंपनी की देख लेते हैं और इसके जो आइटम्स हैं उनको देखें और इनको समझने की कोशिश करें। टोटल कंपनी की जो बैलेंस शीट है 2 हिस्सों में डिवाइड है, पहला पार्ट और दूसरा पार्ट। क्योंकि ये वर्टिकल फॉर्मेट है इसलिए इसमें साइड नहीं बोलते, जैसे पार्टनरशिप के केस में या सोल ट्रेड में हम बोल देते हैं कि बैलेंस शीट साइड है या एसेट साइड है। अब 2 पार्ट हैं। पहला जो पार्ट है बैलेंस शीट का वो है इक्विटीज एंड लायबिलिटीज। और हाँ, जो MCQ आता है कई दफा एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है कि ये किसके अनुसार है। तो पार्ट 1 कंपनीज एक्ट 2013 में शेड्यूल 3 अनुसूची 3 का पार्ट 1 बैलेंस शीट दिखाता है और पार्ट 2 इसी का स्टेटमेंट ऑफ P&L दिखाता है। तो जो बैलेंस शीट है उसमें 2 पार्ट हैं, पहला पार्ट है इक्विटीज एंड लायबिलिटीज और जो दूसरा पार्ट है वो है एसेट। इक्विटीज एंड लायबिलिटीज में 4 मेजर हेडिंग है, 2 जो मेजर हेडिंग है वो इक्विटी की हैं और 2 लायबिलिटीज की हैं। ऐसे करके ध्यान रखें, याद रहेगा। इक्विटी की 2 लायबिलिटीज हैं, शेयर होल्डर्स फंड और शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। लायबिलिटीज की जो 2 पार्ट हैं, लायबिलिटीज के जो 2 हेडिंग हैं वो है न्यू नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। एसेट के 2 हिस्से हैं, मतलब एसेट पार्ट जो है इसके 2 मेजर हेडिंग है, 2 मेजर हेडिंग है नॉन करंट एसेट और करंट एसेट। तो ये तो मेजर हेडिंग है। तो मेजर हेडिंग टोटल कुल मिलाकर के 2 तो हैं एसेट पार्ट में और जो इक्विटीज एंड लायबिलिटी पार्ट में टोटल 4 मेजर हेडिंग है। ये जो इस तरीके से मैंने इस कलर में दिखाई हुई हैं ये 4 हैं, ये याद रहनी चाहिए सबको। ये जो 4 हैं इनमें 2 इक्विटी की हैं, 2 लायबिलिटी की हैं। अब इन 4 के अंदर जो दिए हैं इनको बोलते हैं सब हेडिंग। शेयर होल्डर्स फंड जैसे एक मेजर हेडिंग है, इसकी सब हेडिंग है शेयर कैपिटल, रिजर्वेशन सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। ऐसे ही इनको मैं खाली बस दिखाऊंगा, आप इनको नोट कर लें, बाद में इनको पढ़ सकते हैं आराम से, फॉर्मेट आपको मिल जाएगा।
इस फॉर्मेट को देख लें। जो हेडिंग में प्रॉब्लम गए उसको बाद में आप पूछ लेंगे और हम इसको क्लियर कर देंगे ये हेडिंग्स क्या है। जैसे ये मेजर हेडिंग है, बाकी जो ABCD जितने भी करके दे रखी है इनको सब हेडिंग बोलते हैं, और ये सब हेडिंग के भी पार्ट हैं। अब इनका जो डिटेल जानकारी रहती है, जैसे मान लो हमारे यहाँ करंट इन्वेस्टमेंट रहा है, तो करंट इन्वेस्टमेंट में कौन कौन से इन्वेस्टमेंट है ये नीचे जानकारी दी जाती है, उनको लाइन नीचे बिलो लाइन आइटम बोलते हैं। नोट्स टू अकाउंट में ये जानकारी रहती है बैलेंस शीट के नीचे। तो ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट है। ऐसे ही फॉर्मेट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। ये कोई भी कंपनी पार्ट 2 में है, शेड्यूल 3 के में, और हर एक लिस्टेड कंपनी को, इंडिया में जो लिस्टेड कंपनीज हैं उनके लिए ये फॉर्मेट कंपलसरी है अपनाना अपने स्टेटमेंट ऑफ P&L के लिए। इसमें भी ये जो रेड हेडिंग है ये मेजर हेडिंग्स हैं, और जो मेजर हेडिंग्स हैं उनके पार्ट जो है वो अंदर सब हेडिंग है, और इनकी जो डिटेल मिलेगी हमें वो मिलेगी फिर से नोट्स टू अकाउंट में। एक पेज पे बैलेंस शीट या एक पेज पे स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट इन हेडिंग्स की वजह से कंपनी का बन जाता है। इनको भी देख लें। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, बाद में इनसे रिलेटेड कोई टर्म पूछ सकते हैं जो समझ में नहीं आएगी, उसके बारे में लास्ट में हम डिस्कस करेंगे। आप कमेंट के माध्यम से वो जो प्रॉब्लम है बता सकते हैं।